वालेकुम। आज हम CSS साइकोलॉजी 2005 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई। बाय द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई द पर्सन स्पैन ऑफ अटेंशन इज जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक एक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब हम उन्हें देखते हैं तो उससे हमारी अटेंशन बढ़ेगी या कम होगी। ये बेसिकली ना परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको मिलते हैं। उनमें प्रॉक्सिमिटी का है लॉ, सिमिलैरिटी का, क्लोजर का। ये सारे लॉज ना हमारे ब्रेन की मदद करते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। अगर स्कैटर्ड चीज़ें ओबियसली तो आप उनको अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे, अटेंशन नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन अगर वही आप उन्हें देखते हैं कि चीज़ें बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं तो परसेप्शन आसान हो जाएगी आपके लिए, राइट। तो आपकी जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा होगी अटेंशन, ज़्यादा एफिशिएंसी, आप ज़्यादा एफिशिएंटली आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो ये जो लाइक डिज़ाइनर्स, टीचर्स वगैरह ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स की या जो लर्नर्स हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगरल आफ्टर इफेक्ट पर्टेन टू डिस्टॉर्शन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ को देखते हैं, घूरते रहते हैं किसी चीज़ को, तो काफ़ी टाइम देखने के बाद जब कोई और फिगर हमारी आंखों के सामने आती है तो वो डिस्टॉर्टेड फील होती है। ये प्रोसेस जो है, ये चीज़ लंबे अरसे तक देखने की वजह से आती है, ठीक है। ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, डिस्टॉर्टेड फिगर नज़र आना, ये हमारी बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन ऑफ फिगर की वजह से होती है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन हेयर। ये आपने शायद कलर कि आफ्टर इमेजेस भी कभी अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो कि जब आप रेड कलर को देखते रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए और उसके बाद वाइट बैकग्राउंड, वाइट किसी सरफेस के ऊपर नज़रें जमाते हैं तो आपको रेड का आफ्टर इफ़ेक्ट ग्रीन नज़र आता है प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन के बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉट आ मोनोकुलर डेप्थ क्यू इज़। इनमें से कौन सा जो है वो मोनोकुलर क्यू नहीं है। ये डेप्थ के क्यूज़ गहराई को या फिर फासले को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो एक आंख से भी देखे जा सकते हैं, दोनों आंखों से भी देखे जा सकते हैं। जो एक आंख से देखे जाते हैं वो मोनोकुलर क्यूज़ होते हैं और जो दोनों आंखों से देखे जाते हैं वो होते हैं बाइनोकुलर क्यूज़। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरपोजिशन, रिलेटिव मोशन, अकोमोडेशन। ये तीनों के तीनों मोनोकुलर डेप्थ क्यूज़ हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे कन्वर्जेंस है ये बाइनोकुलर डेप्थ क्यू है। सो और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पायलट्स होते हैं ना वो मोनोकुलर क्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं जहाज़ उड़ाते हुए, वो मोनोकुलर क्यूज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला सवाल है द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम आर। ये सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फेयर में आ जाता है, एक राइट हेमिस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों मिरर सिमेट्री में होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं दोनों, ठीक है। अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वो ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। और ये कहा जाता है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करती है और राइट ब्रेन की साइड लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है। और ये दोनों आपस में जो ब्रेन के हेमिस्फेयर्स हैं ये कार्पस कैलोसम के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन कौन से हिस्से मेन जो डिवाइडेड होते हैं वो सेरिबेलम होता है और सेरिब्रम होता है। बेलम जो कि मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है और सेरिब्रम जो हमारा हायर जो फोर ब्रेन है उसमें आ जाता है। लाइक जो आप ये कह लें कि हमारा क्या कहते हैं यार, जो मेन जो हमारा ब्रेन है, एक हमारा मिड है, एक हाइंड है ब्रेन। तो जो हमारा मेन ब्रेन है वो ये सेरिब्रम होता है, ठीक है। इसमें इसी के थ्रू हम
जितने भी हमारे सेंसेशन के एरियाज़ होते हैं इसमें होते हैं, हम देखते हैं वो इसकी वजह से देखते हैं, हम सोचते हैं वो हम इसकी वजह से सोचते हैं, ठीक है। सुनते हैं, मूवमेंट के कोई सेंसरी एरियाज़ भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और जो सेरिबेलम होता है वो बेसिकली हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आगे अगर हम चलें, अगला सवाल है फैक्टर प्री डिस्पोजिंग जेलसी इंक्लूड वो फैक्टर्स जो जेलसी को कॉज करते हैं, वो ये सारे ही होते हैं। लो इंटेंसिटी ऑफ लव, इनसिक्योरिटी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ हेट और लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी की सारी चीज़ें जेलसी को कॉज करती हैं। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जेलसी हमारे ब्रेन के उन एरियाज़ को एक्टिवेट करती है जो फेयर के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। और वो कौन सा एरिया होता है जो फेयर के टाइम पे एक्टिवेट होता है? अमिगडाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपिंग बिहेवियर ऑफ्टन अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। ऑटोमेटिकली कोपिंग बिहेवियर हम अडॉप्ट करते हैं, इसमें हम सोच समझ के नहीं कर रहे होते हैं, इसके लिए कोई कॉन्शियस इंटेंशन नहीं चाहिए होती है आपकी। अक्सर आप बच्चों में बड़ों में देखते हो, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का हिस्सा होता है, ठीक है। हम जो अब ये देखें कि लोग अनकॉन्शियसली एक दूसरे के पोस्चर्स को, जेस्चर्स वगैरह को कॉपी कर लेते हैं जब भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो इसे हम मिररिंग का नाम देते हैं कि हम दूसरे बंदे को मिरर कर रहे हैं। ये बड़ी एक सक्सेसफुल टेक्निक समझी जाती है रेपो बिल्ड करने के लिए। अगला सवाल है सेल्फ असर्टिव बिहेवियर इज़ प्राइमरीली एन एग्जांपल ऑफ। सेल्फ असर्टिव बिहेवियर एक एग्जांपल होती है अबंडेंस मोटिव की। अबंडेंस मोटिव बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्रेशन की का एक तरीका होता है। इसमें कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इसमें आ जाती है। तो ये बेसिकली मेस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और उसने बेसिकली कहा था कि ये असर्टिवनेस मोटिव के साथ ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ ये लिंक्ड होती है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है होम्योस्टेसिस इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट कैनन ने दिया था, वॉल्टर कैनन। उन्होंने ये कहा था कि हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना इंटरनल बैलेंस मेंटेन करके रखती है, वो टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट को रेगुलेट करती है। और ये जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिर वॉल्टर कैनन ने एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, 37 डिग्री डिस्पाइट द एनवायरमेंटल चेंजेस। माहौल में बाहर के इन्वायरमेंट ठंडा है, गर्म है, डजेंट मैटर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, ठीक है। इंटरनल बैलेंस बेसिकली। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसमें आप दो पॉजिटिव गोल्स के दरमियान चॉइस करते हैं और ऑब्वियसली एंजाइटी आपकी कम होती है दोनों गोल्स के दरमियान चूज़ करते हुए, और डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली आसान होती है। जैसे अभी मैंने सोना है या मूवी देखनी है, ये दोनों अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हैं। टू पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास नॉट अ लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग। इनमें से कौन सा लॉ नहीं है परसेप्चुअल ग्रुपिंग का? कॉन्स्टेंसी लॉ नहीं है, बाकी प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, ये सारे के सारे लॉज हैं ग्रुपिंग के। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास तो इन पेवलोवियन कंडीशनिंग द लर्न रिस्पॉन्स इज़। पेवलव की जो कंडीशनिंग है उसमें लर्न रिस्पॉन्स बेसिकली कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। अगला सवाल है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट इज़ अर्ली फॉर्म ऑफ। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफ़ेक्ट रीइंफोर्समेंट की अर्ली फॉर्म है। पहले ये जब थॉर्नडाइक ने बेसिकली ना 1890s के राउंड अबाउट तजर्बात किए थे, आप ये समझ लें 1900 में, लेकिन असल में ये जो हमारी जो थेरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ये काफ़ी उसके बाद जाके ये प्रपोज की गई। तो ये बेसिकली यही कहा जाता है कि थॉर्नडाइक के लॉज उनकी बेस पे फिर बाद में मज़ीद रिसर्चेस की गई और ये अर्ली फॉर्म थी रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन न्यू लर्निंग इम्प्रूव्स ओल्ड रिटेंशन इट इज़ कॉल्ड।
जब हम चीज़ें लर्न करते हैं और उनकी वजह से पुरानी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाती हैं, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का नाम देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तब होती है जब प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग को अफेक्ट करती है। पॉजिटिव लर्निंग हेल्प करती है, नेगेटिव लर्निंग उस चीज़ को इंटरफेयर करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको उर्दू आती है तो आपके लिए पर्शियन सीखना आसान हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें, इवन हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी बेसिकली करिकुला को इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो आपको अभी चीज़ें सीख रहे हैं वो बाद में जाके आपको न्यू चीज़ें सीखने में हेल्प करे। नॉट अ मेजर ऑफ रिटेंशन, इनमें से कौन सा रिटेंशन का मेजर नहीं है? रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस जो है वो बेसिकली जब आप कोई चीज़ याद करने के बाद रेस्ट करते हैं तो उस रेस्ट की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है उसे हम रेमिनिसेंस का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो इसमें जो बाकी मेजर हैं रिटेंशन के, वो रिकॉल है, रिकग्निशन है, रीलर्निंग है, वो सारे के सारे मेजर्स हैं रिटेंशन के। रेमिनिसेंस नहीं है मेजर रिटेंशन का, ठीक है। ये आपकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली जो इम्प्रूव आ रहा है रेस्ट के बाद वो रेमिनिसेंस कहलाएगा। लाइक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, जस्ट आप आराम कर रहे हैं और उस आराम की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कर्व इन एनिमल इज़। जो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कर्व जो एनिमल में है वो कैसी होती है? वो एस शेप में होती है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो है ना वो बड़ी स्लो लर्निंग होती है एनिमल्स में, ठीक है। तो पहले स्टार्ट में स्लो होती है, फिर उसके बाद बड़ी रैपिडली इम्प्रूवमेंट आती है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर लेवल ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली ना सिग्माइड की एक फॉर्म बन जाती है, एस शेप का बन जाती है, ठीक है। और यही एस शेप कर्व्स आपको स्किल एक्विजिशन में भी नज़र आती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आई गेस आपको अंदाज़ा वर्ड को पढ़ के हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एनिमल्स एक को दूसरे से। जैसे बेल है तो बेल वो देख रहे हैं कि कौन से वाली बेल पे हमें कंडीशनिंग करवाई गई, अगर कोई और बेल बजाई जाएगी तो उस पर वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। और इसकी जो कर्व बनती है उसकी शेप होती है एस। ओके हो गया। स्टार्ट में स्लो है, फिर अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लेवल ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, डेवलपमेंट ऑफ एनी स्किल डिपेंड इंटीमेटली ऑन। जब किसी भी स्किल की डेवलपमेंट किस बात पे डिपेंड करती है? फीडबैक पे। अगर आपको फीडबैक मिलेगा तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं मिलेगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। थेरी एम्फसाइजिंग बेसिक एंजाइटी इज़। कौन सी थेरी में बेसिक एंजाइटी को एम्फसाइज किया गया? कैरन हॉर्ने की थेरी में हम बेसिक एंजाइटी की बात करते हैं जो कि हमारी इनसिक्योर चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स की वजह से अराइज होती हैं और इसके नतीजे में न्यूरोटिक नीड्स आपकी बनती हैं वो उन इनसिक्योर रिलेशनशिप्स की वजह से। बाकी फ्राइड ने सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी और सुलिवान ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की थी। और ये फ्राइड ने ये जो कैरन हॉर्ने है ना, इसका बड़ा एक फेमस जो इसका काम था वो ये था कि इसने फ्राइड की पेनिस एनवे के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था, ठीक है। और इसने वूम एनवे का कॉन्सेप्ट दिया था कि मर्द ख़वातीन से इस वजह से उन पे रश करते हैं कि उनके पास वूम्ब होती है और वो एक नई ज़िंदगी दुनिया में लेके आ सकती हैं। इन परसेप्शन ऑफ पीपल फीडबैक सर्व्स टू फीडबैक जो है वो क्या काम करता है? वो इनकरेक्ट परसेप्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वो एक्यूरेट परसेप्शन को कंफर्म करता है, वो इनएक्यूरेट परसेप्शन को स्टेबलाइज करता है। ये सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एसेंशियल फीचर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज़ फैसिलिटेटिंग क्लाइंट ऑन इंसाइट। हम बहुत दफ़े इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी में हम फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट को और हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी कार्ल रॉजर ने दी थी, उसने नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज़ की थी। हम कुछ नहीं आपको बताएंगे कि आपको क्या आपके हक़ में अच्छा है क्या नहीं, ये आपको पता है, ठीक है। और एम्पैथी भी उसने फोकस किया था और कहा था कि क्लाइंट को खुद सॉल्यूशंस तलाश करने चाहिए।
रॉजर ने ये कहा था कि लोग नेचुरली सेल्फ हीलिंग होते हैं और अगर आप उन्हें सपोर्टिव कंडीशंस देते हैं तो लोग खुद को खुद हील कर सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। उनकी अपनी जो इनसाइट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो यहाँ पे हमारा ये पेपर एंड होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में